है। साथियों, हमने बता देंगे कि फोन के लिए फौजी और पिरकी सिंह जी काम, ये सभी साथी की आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि जहां आप अपने बहुत सारे पुराने साथी इस सभा को अटेंड करने के लिए आए हैं, भाई अनिल सिंह चौटाला जी में पुनः अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए आए हैं, वहीं नए साथी भी काफी संख्या में आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सभी का पार्टी की जिला जीव इकाई की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारा जिला जीव इकाई के बहुत ही बहादुर, मेहनती, संघर्षशील हमारे जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय रामफल टुंडू जी, यहाँ आए हुए नेताओं का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करने का काम करेंगे, वही आप सभी से अपने विचार साझा करने का काम करेंगे। आदरणीय रामफल टुंडू। बहुत ही सम्मानित आज के सभा में मुख्य अतिथि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माधरा जी, और हमारे संगठन सचिव चौधरी उदय सिंह लोहार जी, पूर्व प्रतिष्ठित कमलनाथ जी, बहन हमारे बीच में सुनंदा चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, वेद मुंडे जी, जय कुमार जी, हमारे साथ रहते जिला के जिला अध्यक्ष राजाराम माधरा जी, और भाई हमारे हल्के के अध्यक्ष रेणु जी, उचाना हल्का के अध्यक्ष सुबह जी, और नर्मदा हल्का के अध्यक्ष अंग्रेज सिंह जी, भाई जोगेंद्र कलवा जी, सफीदो हल्का अध्यक्ष सतीश नैन जी, जयराम जी, महावीर चंद जी, और भगवान कुंडू जी, संत राकाम जी, सुखबीर जी, और भिन्न गांव से हमारे पार्टी के सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मित्रों, माताओं, बहनों, आज की जो ये मीटिंग है, सारे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। उसी संबंध में हर जिले के हर विधानसभा में जाकर के पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आज हमारी मीटिंग बुलाई गई है। और जिस प्रकार से आप एक आवाज पर जननायक चौधरी देवलाल और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के एक आह्वान पर हर जगह एक जगह खड़े पाते थे, इस बार भी आप लोगों ने ये जो आने वाला चुनाव है, जहां भी पार्टी का आदेश और जो भी कैंडिडेट हो उसको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और जैसे अभी पिछले हफ्ते हमारी निर्माणा के अंदर मीटिंग थी, जिसमें कम से कम 2000 आदमी थे, इतना उत्साह हौसला देखने का मिला था। इसी प्रकार से सारे कुरुक्षेत्र में चाहे कोई भी विधानसभा है, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों में उत्साह और चयन है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आने वाली लोकसभा के चुनाव में सभी साथी एक होकर के, किसी के बहकाव में नहीं आए, तो सभी साथी अगर चश्मे का बटन दबाएंगे तो हमारी एमपी बनेंगे, और आने वाले 2024 में जो विधानसभा होंगे तो उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये टारगेट लेकर के हमें चलना है। इसी में हमने एक नजर रखनी है कि जो 24 विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हर हालत में हम चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज से ही हर कार्यकर्ता चुनाव के अंदर लगने का काम करे। आप सभी साथी आए, आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 6 अप्रैल को जननायक चौधरी देवलाल की हम जो जयंती मनाएंगे, सुबह 8 बजे जो हमारा स्टैचू भिवानी रोड पर पानीपत फाटक के पास है, सभी साथियों से निवेदन है कि 8 बजे सुबह जननायक चौधरी देवीलाल को अपनी तरफ से सती श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए सभी साथी 6 अप्रैल को 8 बजे दिन पहुंचने का काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामफल टुंडू जी का, जिन्होंने आप सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया। इसके साथ ही साथ आपसे निवेदन किया 6 अप्रैल को जिस
महापुरुष की छत्र छाया के नीचे हम अपनी पार्टी को गति दे रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है, वहां पर सभी पहुंचने का काम करें। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, और निवेदन से पहले एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वक्ता स्टेज पर आए वो केवल मंच को संबोधित करते हुए बहुत कम समय में अपनी बात कहने का काम करेंगे। सम्मानित मंच कहकर के अपनी बात रखें, कम से कम समय में अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में पूर्व विधायक बादली नरेश शर्मा भी पहुंचे हैं, जिनकी पावन धरा पर शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बैकवर्ड शाखा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई जय कुमार पवार जी, वो आए और आए हुए नेताओं का स्वागत करें और बहुत ही प्रतिबंधित समय में अगले विचार रखने का काम करेंगे। मैं जय कुमार। आज की सभा में हमारी पार्टी के मुख्य वक्ता खेल रतन विधानसभा में मेरे और किसान की आवाज उठाने वाले मेरे आदरणीय भाई अजय सिंह चौटाला, हमारी पार्टी के बहुत ही अच्छे संगठनकर्ता, बहुत ही संघर्षशील मेरे आदरणीय भाई रामपाल मांगरा जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेश मान जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी विधायकगण, हमारी पार्टी के महिला शाखा के अध्यक्ष बहुत ही तेज संगठनकर्ता बहन सुमित्रा जी, हमारी पार्टी के 5 विधानसभा के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी हल्का जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता साथियों, आज आपके बीच में हम सभी भाई अजय सिंह जी का भाषण सुनने के लिए आए हैं। लोकसभा का चुनाव आपके सिर पर है, जो भी दिशा निर्देश भाई अजय सिंह जी आपके बीच में देखे गए, छत्तीसगढ़ के लिए होकर के एकजुट होकर के हमारा जो भी सोनीपत से चाहे वो हिसाब से जो भी हमारा उम्मीदवार है लोकसभा का, हमने एकजुट होकर के उसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बुजुर्गों साथियों, आज आपके बीच में वो शख्स पार्टी के भावी विधायक भाई अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग करके, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पानी का आंदोलन हो, चाहे दूसरे कोई भी आंदोलन हुए हो, चाहे तौर पर किसान इकट्ठे हुए हो, उनका बीच पहुंच करके हमदर्दी जिताने के लिए बीच में अगर कोई पहुंचा है तो उसका भाई अजय सिंह नाम। साथियों, आपके बीच में जो भी हमारे बड़े नेता है, आदरणीय नेता है, हमारी पार्टी के जितने मिशन है, वो इकट्ठे होकर के यहाँ से दिशा निर्देश लेकर के जाए और अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में जाकर के पार्टी का प्रचार करें। यही बात करने के लिए आपके बीच में खड़े हुआ, आपने मेरी बात सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जयप्रकाश जी का हमारे पवार साहब ने वही बात दोहराई, 25 मई को याद रखना बड़ी ऐतिहासिक डेट है हिंदुस्तान के लिए, उसको जरूर आप सभी याद रखेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में एससी सेल के प्रदेश के संयोजक है वेद सिंह मुंडे जी, वो भी कम से कम समय में अपनी बात रखने का काम करेंगे। वेद सिंह मुंडे जी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य, जबान के धनी, किसान का मेरा, मजदूर वर्ग की आवाज, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, अहमदाबाद से विधायक चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में बहुत ही समझदार और हैवीवेट मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, रामपाल माजरा जी, सभी मंचासीन, सभी पदाधिकारीगण,
पूंजीपति लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अगर आप कमेरा वर्ग का प्रतिनिधि संसद में भेजने का काम करेंगे तो आपकी वकालत होगी, आपके हक के कानून बनेंगे। अगर कमेरा वर्ग की हरियाणा में सरकार बनेगी तो आपके फैसले होंगे, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। मैं लंबी बात न करते हुए आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप क्षेत्रीय पार्टियों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, इस देश के अंदर तानाशाही बढ़ेगी। अगर तानाशाही को रोकना है तो क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करें, उनके सांसद बनाए, उनकी सरकार बनाए। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीर मुंडे जी का, जिन्होंने आपको बताने का काम किया कि आज प्रदेश में यदि कोई विपक्ष पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ही चुनाव मैदान में उतरी हुई है। बाकी मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी महिला शक्ति के प्रति प्रदेश के कोने कोने में जाकर के महिला को जागरूक करने वाली आदरणीय बहन सुनैना चौधरी जी की निवेदन है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मैं तो यही कहूँगी, हरियाणा प्रदेश की एक आस और उम्मीद, जननायक, इलाहाबाद से विधायक, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल को हमेशा किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, इस पर विचार करने वाले हमारे आदरणीय पूर्व में रहे एमएलए रामपाल मांझिया जी, सम्मानित मंच जी, जिले के तमाम जितने भी हमारे हल्का के अध्यक्ष, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे सामने बैठे आप सब लोग, मैं तो यही कहूँगी, इंडियन नेशनल लोकदल की रीढ़ की हड्डी, मेरी जितनी भी यहाँ माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करके अभिनंदन करती हूँ। आज आप लोगों के बीच में भाषण में आपकी याददाश्त कितनी तेज है उस चीज का आप लोगों को परिचय देना। लोकसभा का चुनाव शुरू है और पिछले लोकसभा में हमारे बीच में जितने भी नेता आए, उन सब ने आप सब लोगों से क्या क्या वायदे किए, उस बात को आप याद जरूर करना। उन्होंने वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी पे गारंटी देंगे, महिलाओं को महंगाई से निजात देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गांव-गांव में विकास की घड़ी लगा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे। आप लोगों के बीच में आए थे। आज आप लोगों को याद करवाना चाहती हूँ, इन तमाम वायदों में से जब आपके बीच में लोग वोट मांगने के लिए आए तो उन्हें एक बार पूछ के तो देखना कि कौन सा वायदा पूरा किया है। जहां एक पार्टी बन के आई थी जेजेपी, जीत के लोगों ने बहुत स्वागत किया था और एक नारा दिया था कि चौधरी देवीलाल जी का रूप दिखा दुष्यंत चौटाला में। आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया, आदरणीय
प्रकार से जनता की आवाज को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाया गया और ऐलनाबाद से इस्तीफा देकर के सरकार को घुटने की बल सुनाते हुए दोबारा से विधायक बनने का काम किया, उसका नाम है भाई अभय सिंह चौटाला जी। साथियों, और भी बहुत सारे साथी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करते हुए भाई अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने के लिए यहाँ आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जिनमें सरोजबाला जो कि ग्रेट यूथ मिशन टीम की सेक्रेटरी हैं, हाँ, उनके पति यहाँ पर आए हैं सरोजबाला के, जो कि सेक्रेटरी है ग्रेट यूथ मिशन टीम की। मास्टर रामशरण नागर, अध्यक्ष ग्रेट यूथ मिशन टीम, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भेंट करेंगे। इसके बाद दीपक धानक जी, ब्लॉक प्रधान महासचिव, डॉक्टर अंबेडकर युवा महासभा हरियाणा, सोनू चौहान, एससी मोर्चा उपाध्यक्ष जी, भाई राहुल। आज की कार्यकर्ता मीटिंग में उपस्थित मंच पर विराजमान छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान और किसान मजदूर के मसीहा के रूप में समूचे भारत में पहचान बना चुके हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी और मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी व मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों,
सिंह के हाथ मजबूत करने का काम करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पार्टी के बहुत ही मेहनती हमारे युवा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय उमेश सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन है कि वो भी आए और जीत की इस जिला कार्यकारिणी की संबोधन देने का काम करेंगे। आदरणीय भाई उमेश सिंह चौहान। आज हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी संघर्ष की सफली जाट धर्मशाला के इस पावन पवित्र हाल में हमारे मध्य मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान वर्तमान समय के सबसे बड़े किसान नेता प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री इलाहाबाद से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी, उनके बगल में विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में मंत्री रहे बड़े भाई रामपाल माजरा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप इतने जोश खरोश से, इतने उत्साह से, इतनी ताकत से, इतनी भारी संख्या में यहाँ इस मीटिंग में पहुंचे, पार्टी को मजबूती देने का काम किया, भाई साहब को मजबूती देने का काम किया। भाई साहब को बरवाड़ा में कई प्रोग्रामों में जाना है, उसके बाद इनको दिल्ली के लिए निकलना है, तो विस्तार से सारी बातें जो देश के प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात हैं हमारे प्रधान जी और अभय भाई साहब आपको बताने का काम करेंगे। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि जिस किसी साथी को अभय भाई साहब आप लोगों के बीच में लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजें, आने वाली 25 मई को सुबह सवेरे नहा धो के प्रमुखता परमेश्वर का नाम लेके ऐनक का मोहर लगा के उसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाने का काम करें, लोक सेवा में भेजने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सिंह चौहान जी ने बड़ी ही संक्षेप में सागर भरने का काम किया और 26 तारीख को नहा धोकर के करने के लिए आपसे अपील की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उमेश चौहान जी का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा सरकार के पूर्व में रहे मंत्री और समय समय पर हर समय पर काम की जरूरत हुई भाई अभय सिंह चौटाला का साथ देने वाले, चाहे वो हैदराबाद का इलेक्शन हो, चाहे चुनाव की जो जयंती बनाने की बात हो, हर स्टेट पर भाई अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और अभी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी से मेरा निवेदन है कि वो भी आए और जीत की जिला इकाई को संबोधित करने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष रामपाल माजरा। किसानों की बुलंद आवाज इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष पूर्व में रहे मेरे साथी, मेरे साथ हरियाणा की विधानसभा में रहे रामपुर कुंडू जी, बहुत ही सम्माननीय योग, पूर्व विधायक कीर्ति सिंह जी, पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी बादली, बहुत ही सम्माननीय योग मेरे अजीज उमेश चौहान जी, पार्टी के हमारी बहुत ही संघर्षशील नेत्री सुनैना चौटाला जी, महिला सेल की संयोजिका सुमित्रा जी, एससी सेल के संयोजक वेद मुंडे जी, बीसी सेल के संयोजक जय कुमार जी और मेरे सभी साथीगण,
गांव और शहर से आए हुए भाइयों बहनों, जींद जिले के बारे में काफी बातें मेरे साथी उमेश जी ने बताई। मुझे भी जींद जिले में बहुत गर्व है और आज से नहीं, मेरे ख्याल में 31 वर्ष पहले भी रानीघाट में एक युवा सेल का प्रेसिडेंट होने के नाते जब मैंने शुरुआत की थी तो जींद जिले से ही की थी और बहुत बड़ा अभिनंदन उस वक्त में हुआ था। और आज तक जींद जिले ने कभी भी सर नीचा नहीं होने दिया, बल्कि सर को ऊंचा रखने का काम किया साथी। मेरे बहुत से साथी इसमें नहीं हैं आज, या मेरे वक्त के साथी किन्हीं कारणों से जुदा हो गए होंगे, परंतु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरी बहुत जड़ें मजबूत गई थी तो जींद जिले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मैंने बड़े लंबे समय तक संघर्ष किया। शायद पूरे जिले में मैंने 3 बार हर गांव गली गली में जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम किया, परंतु तो सौभाग्य ही है, इसको भी कहिए कि मेरी रिश्तेदारी बड़े गोत्र में नैन में मेरा बड़ा खम नाम का यही भाई भीम और बेटे, इससे ऊपर क्या कहूंगा। रेडुआ में मेरी रिश्तेदारी, लाटरा में मेरी रिश्तेदारी, जिले में जितने बड़े बड़े गोत्र हैं सब में रिश्तेदारी पड़ती है। साथियों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस बात के लिए नहीं कोई एमएलए बनने की लालसा लेकर के आया हूं, इस बात की लालसा नहीं है क्योंकि मैंने एमएलए के होते हुए भी कई एमएलए के बराबर काम किया हुआ। मैंने इस बात की लालसा नहीं कि बहुत बड़ा नेता बनना है, परंतु मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आपकी और अभय सिंह चौटाला की बात नहीं मोड़ सका। इलाहाबाद के चुनाव क्षेत्र में मुझे याद है जब अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे रहे थे, मुझे फोन किया, कहने लगे कि काले कानून आ गए, मैं इनका विरोध करता हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप दे रहे तो मैं भी साथ ही दे रहा हूं। तो इन्होंने चुनाव आया, मुझे बुलाया तो कहने लगे सारी पार्टियां एक हो गई हैं, आप आए। मैंने कहा कि ये कोई आप अकेले नहीं हो, और यहाँ जो नारे लगते थे उस वक्त के आजादी से पहले के, तो मैंने इनको कहा था पगड़ी संभाल किसाना असी सारे तेरे नाल होए, और ये किसानों की पगड़ी का सवाल था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की 4.5 साल में की सरकार रही, वो गठबंधन था, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन था, जिसने सारे प्रदेश को लूटने का काम किया और लोगों को बहकाने का काम किया। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी से किया तो किसान से किया। किसान से कहा था कि स्वामी एमएसपी का कानून बना देंगे, किसानों से कहा था कि 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। जब किसान बाट जोड़ रहा था कि आमदनी कब होगी दुगनी, तो उसी वक्त में महंगाई आसमान को छू रही थी। खाद के बीज के, खरपतवार नाशक दवाओं के, कीटनाशक दवाओं के दाम आसमान को छू रहे थे। रोडी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा हो रहा था। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की महंगाई बढ़ती जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बन के रह रही थी। साथियों, किसान आत्महत्याएं कर रहा था और खर्चा बढ़ रहा था और कर्जा सिर पे चढ़ रहा था। इसे बहकाने के लिए अडानी और अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों के इशारे पे 3 कानून बनाए। तीनों कानून में कहने लगे कि इससे किसान को बहुत फायदा होगा, परंतु पहले कानून में यह था कि जिन जमीनों के मालिक आप हैं, उन जमीनों के मालिक अडानी अंबानी और बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। दूसरे कानून में था कि एमएसपी नहीं रहेगा, और एमएसपी नहीं रहेगा तो समझ लेना ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। जिन्हें आड़ती भाई हम कहते हैं, तो ये समझ लेना और आड़ती भाइयों को भी ये कहा था ये बिचौलिए हैं, ये दलाल हैं, ये खत्म हो जाएंगे। और आगे था तीसरे कानून में ये था कि ब्लैक मार्केटिंग करने की इजाजत बड़ी कंपनियों को होगी, आपको और हमको नहीं। बड़ी कंपनियों को इस बात की इजाजत दे दी कि जितना चाहे वो बंधारण कर लें, कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। 380 दिन तक आंदोलन चला, ऊपर से धूप गई, छाम गई, बरसात गई, ओले पड़े, परंतु किसान ने परवाह नहीं की। 380 दिन तक बच्चे बूढ़े और जवान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे रहे,
और देश के प्रधानमंत्री ने सोच लिया और किसानों ने कह दिया कि जान हथेली पे रख के आए हैं, जहां 700 चले गए चाहे हमारे लाखों भी चले जाएं, हम जान दे देंगे परंतु इन काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। सरकार के पास इस बात की रिपोर्ट थी कि ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होश आया और होश आने के बाद ये कहा कि मैं ये कानून वापस लेता हूँ। मैं किसानों को समझा नहीं सका। ये किसान विरोधी नीतियां लेकर के आते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा लेकर के आए। आपके सामने है कि फसल किसी की ब्यौरा, किसी का पैसे किसी के खाते में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए, बीमा कंपनियों को मालो माल कर दिया और किसानों को कंगाल कर दिया। आज भी ओलावृष्टि के, बाढ़ के, सूंडी से तबाह हुई फसल के कितने ही दावे आज भी किसानों के लंबित हैं। बीमा कंपनियां दे नहीं रही। साथ ही अगर केवल कनेक्शन देने की बात आती है तो किसान को बहकाया जाता है कि तुम कोठा बनवाओ, कार के पैसे जमा कराओ, ट्रांसफार्मर के पैसे जमा कराओ, इंसुलेटर के पैसे जमा कराओ, कोठे के पैसे जमा कराओ और फिर कहते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ और फिर उसके साथ साथ कहते हैं फवारा सिस्टम लागू करो। और जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है तो फिर कह देते थे, टका सा जवाब दे देते हैं, तुम्हारा तो डार्क जोन में आता है, कनेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर किसान की जीरी आती है तो उसको एमएसपी नहीं मिलता, उसको लूट लेते हैं। किसान का कौड़िया सरसों आती है तो उसे लूट लेते हैं, उसे एमएसपी नहीं मिलता। अगर उसकी सूरजमुखी आती है तो उसे लूट लेते हैं। बाजरा आता तो उसे लूट लेते हैं। सबसे ज्यादा दुखी है तो किसान है और किसान के बाद कोई दुखी है तो जवान है। जवान इसलिए दुखी है, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन के रह गया। 25 लाख नौजवान हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। आखिर किस बात के लिए लेकर के आए थे? हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन में साथियों 42 पर्चे बेच दिए और कहने लगे लीक हो गए। ये दोनों ही कमीशन लूट के अड्डे बन गए। और इतना ही नहीं, हमें बहकाया गया था 75% का आरक्षण हरियाणा प्रदेश वासियों को मिलेगा अगर नई फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगेंगी। वो झुंझुना पकड़ाया था, एक नई पार्टी का उदयमान हम में से हुआ था। परंतु साथियों उस पार्टी के गए कानून को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आज ले दे के हमारे पास फौज थी, हमारे बच्चे मिलिट्री में चले जाते थे। 17-18 साल नौकरी करके उन्हें पेंशन मिलती थी और फिर अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी और कैंटीन में सामान मिलता था। इस मिलिट्री को भी ठेके पे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि 4 साल में अग्निवीर भर्ती होंगे, रिटायर हो जाएंगे, किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, किसी को किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी और ले दे करके ये मिलिट्री भी हमसे जाती रही। साथियों आज तो हमारे बच्चे जिनको हमने लाड प्यार चाव से पाला था, जो 18-19 वर्ष के हो गए थे, आज उनका हरियाणा प्रदेश से वो बंद हो गया। आज तो वो डोंकी बीजा लेके जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से होते हुए खूंखार जानवरों के साए में बीच में बिचौलियों को फंसे, दलालों को फंसे, कई जान भी खो बैठते हैं। अमेरिका की दीवार फांदते हैं और जाके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में नौकरी करने का काम करते हैं। आज नौजवान दुखी है, वही किसान दुखी है। ये हरा भरा हरियाणा जो चौधरी देवीलाल ने बनाया था आज ये मुरझा रहा। इस पे 3,17,000 करोड़ का कर्जा है। साथियों आज हरियाणा प्रदेश जो कितना खिलखिलाता था, हंसता था, यहाँ की जवानी आज मुरझाने लगी है। आज रक्षक की बक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जल घर है तो जल नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश में बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज टूटी सड़कें हैं, सूखी नहरें हैं। आज हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपए लिख दी गई, उसका राशन कार्ड काट दिया, उसका पीड़ा कार्ड काट दिया। आज इसी प्रकार से शहरों में संपत्ति की निशानदेही करते हुए प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। मकान किसी का, दुकान किसी की, चढ़ा दी किसी और के नाम, मकान मालिक को किराएदार दिखा दिया और 150 करोड़ रुपए गुजरात की कंपनी के दे दिए कि तुमने गलत किया या ठीक किया, तुम तो भारी हो और 150 करोड़ रुपए लेकर के यहाँ से चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी
अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है, बड़ी पारदर्शी पार्टी कहती है, परंतु आप जब डर के साए में जी रहे थे, कोरोना काल था, हमें तो कहती थी भारतीय जनता पार्टी घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि कोरोना हो जाएगा, और पुलिस बिठाई हुई थी, गली गली में पुलिस बैठी थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जेजेपी के लोग शराब बेच रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला हो रहा था, धान घोटाला हो रहा था, खान घोटाला हो रहा था, खादान घोटाला हो रहा था, पेपर लीक घोटाला हो रहा था, बारदाना घोटाला हो रहा था, घोटाले पे घोटाला हो रहा था, और कोरोना काल में दवाइयों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बड़े पारदर्शी हैं। तुम्हारे सामने आज के अखबारों में आजकल छपता है किस प्रकार से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भेज करके बड़ी बड़ी कंपनियों से किस प्रकार से चुनावी चंदा लिया गया, जिसे लॉकडाउन बॉन्ड कहा गया, परंतु 6060 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा कर लिया। पहले ईडी का डर दिखाया और फिर कुरुक्षेत्र जिले में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में नवीन जिंदल जी को चुनाव लड़ाया। उससे तो कई बार बात होती थी, कई उसके साथी हमसे बात करते थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो नाना नाना करते करते फिर भी उनको तो धक्का दे दिया और ये कह दिया चलो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र लड़ो, साथ में चंदा भी करो, डंडे भी खाओ और साथ में ये जेल प्यार आपके लिए उन्हें उतरना पड़ा। साथी ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, माना तुम्हारी पार्टी बहुत बड़ी है, परंतु आपके 10 लोकसभा के सदस्यों में से जो कैंडिडेट चाहिए थे, आज 6 तुम कांग्रेस से लेके आए। तुम्हें अपने किसी कार्यकर्ता पे, किसी नेता पे विश्वास नहीं, 6 कांग्रेस से उधार ला करके क्यों उतारे? और तुमने हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो आजकल भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। आपके सामने है मनोहर लाल जी, कैसे मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे चौधरी देवीलाल को बड़े मुख्यमंत्री होते हुए देखा है, लोग उन्हें पलकों में बिठाया करते थे जब वो गांव में आया करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब गांव में आते थे तो सरकार आपके द्वार लगाते तो जनता उमड़ के आती थी। साथियों, इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का कैसा मुख्यमंत्री दिया, टेंगला गांव में आया था और आकर के हेलीकॉप्टर की उड़ान भर के कहा कि मैं आऊंगा। लोगों ने लट ईंट डंडे उठाए और कह दिया तेरा जहाज उतरने नहीं देंगे, वापिस लौट गया। नारनौल महेंद्रगढ़ गया, एक दिन और एक रात लोगों ने उसको बंदी बना के रखा, जोड़ के रखा। और ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है आज भी कि मुझे डर लगता है किसानों से, किसान मुझे कहीं मार ना दे, पीट ना दे, मुझे जेड सिक्योरिटी दो। तो उससे पूछा गया जेड सिक्योरिटी किस बात की? कि इस बात की कि किसान आंदोलन में मैंने अनाप शनाप कहा हुआ है, किसानों से मुझे डर लगता है। ऐसी पार्टी जिसने ऐसा मुख्यमंत्री हमें दिया। और साथियों, हमारी कड़ी मेहनत की वजह से किसानों की, हमने किस प्रकार से बंदरगाहें बनाई थी, हमने हवाई अड्डे बनाए थे, रेलवे स्टेशन बनाए थे, बीमा कंपनियां तैयार की थी, सारे की सारी अडानी और अंबानी को बेच दी। ऐसी कंपनी दे दी जो जाकर के उनकी मालिक बन बैठी। आज हरियाणा प्रदेश को भी संभालने की जरूरत है। इसलिए मेरे मित्रों, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, तुम्हें तरह तरह की बात कहेंगे, परंतु आप लोगों ने याद दिलाना कि हमारा किसानों का आंदोलन था। आप लोग कहाँ थे? आप लोग कोई बोला करते नहीं, किसी ने आवाज उठाई भी नहीं, 380 दिन तक बैठे रहे टोल प्लाजाओं के ऊपर। और इसी प्रकार से कि आप उनसे पूछना कि वहां पे हम किस प्रकार की कठिनाइयां हम पे गुजर रही थी। केवल अभय सिंह चौटाला के साथियों ने जाकर के लंगर करवाए, वहां पर जनरेटर दिए, अस्पताल करवाए। और इससे रही सही कसर जब वो किसान ये कह रहा था कि कोई चौधरी देवीलाल की रीत भी निभाएगा, कोई ऐसा एमएलए या मंत्री आएगा, कोई एमपी आएगा जो चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चढ़ करके हमारे इस आंदोलन में शरीक होगा। मुझे तो साथियों याद है कि चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह इस देश के गृह मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया। उस वक्त में चौधरी चरण सिंह की बहुत पंक्ति बोलती थी, किसानों की आंख के तारे थे, तो इस देश का किसान आग बबूला हो गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि हम चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे, दिल्ली में वोट तलब पे जाएंगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं भी आऊंगा,
तो मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया था और ये कहा था कि तुम इस रैली में नहीं आओगे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे क्योंकि आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो चौधरी देवीलाल ने ये कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के कोर्ट क्लब पे आऊंगा और चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाऊंगा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। जब इस देश का किसान ये दिखा रहा था, ये देख रहा था कि कोई एमएलए मंत्री आएगा, तो कोई नहीं आया था। केवल चौधरी देवीलाल की वो रीति को निभाने के लिए और किसान के प्रति अपनी प्रीति को निभाने के लिए केवल अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने एलनाबाद की विधानसभा से एमएलए सिप से भी ठोकर मार दी और किसानों के उस आंदोलन में कूद पड़े थे। साथ में मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता था कि आप निर्णय लेने से पहले मेरे वर्ग के भाई और बहनों, आज अगर अभय सिंह चौटाला हमसे धन दौलत ना मांगे, हमसे गाड़ी कुर्सी कोई और चीज ना मांगे, केवल एक वोट तो मांगता है, साथ और समर्थन और सहयोग मांगता है, हम किस मुंह से इसको जवाब दें? जवाब दिया नहीं जाएगा क्योंकि हमारा सहयोगी यही रहा है और कोई सहयोगी रहा भी नहीं है। इनके हाथ मजबूत हमें करने चाहिए। जिस प्रकार से इलाहाबाद में विरोधी दल सारे एक हो गए थे, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी सब इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, तो मैंने वहां जाकर के भी कहा था ये अभय सिंह चौटाला नहीं है, ये किसानों का हरा भरा झंडा लहराता हुआ है, इसको झुकने नहीं देंगे। हम इसके समर्थन और सहयोग में आए हैं, इसलिए अब की बार भी ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ध्वज लेकर के मैदान में निकले हैं, ये हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और ये फिर से आपको ये संभव तभी होगा, ये संभव तभी होगा कि कागो किसको धन है, कोयल किसको दे, मिठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। कौवा किसी से कुछ लेता नहीं और यह कोयल किसी को देती नहीं, केवल मिठी बाणी बोलती है। और जिस तुम किसी को गले लगाओगे, पार्टी को मजबूत करोगे तो हो जाएगी। हो सकता है कोई दौर था, अरे तो राइम ने थोड़ी देर कोई दौर था, कोई जमाना था, कोई दौर था कि सब इकट्ठे थे। कोई वक्त आया कि हम अलग हो, विघटन हो गया, जिसकी वजह से हमारे साथी जो संघर्ष के थे हम आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। उन्होंने भी कुछ नहीं कटा और तो उन्होंने कुछ सम्मान नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, किसी प्रकार का उनका धंधा बना नहीं। उनसे कहना कि अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा आए थे, आपके माध्यम से कह रहा हूं, तुम कहना, और वो ये कह के गए हैं कि तुम भी सब लौट आओ, किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। ये तो समय का फेर था कि हम सब अलग हुए, ये समय का फेर ही तो है कि अब हम सब इकट्ठे होने जा रहे हैं। मैं आप सबका और ज्यादा समय न लेते हुए परंतु आपसे ये आशा जरूर करता हूँ कि आप गांव-गांव में जाओगे, विशेष तौर से पिछड़े हुए साथियों से जरूर निवेदन करोगे, जहाँ पे ये जरूर महसूस करोगे अभय सिंह चौटाला से बात करवाई जाए तो जरूर कराना। मेरे से कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही उनके पास पहुंच जाऊंगा और उनके कदमों में लेट जाने की क्षमता भी मैं रखता हूं और किसी को घूर के नहीं, किसी को धमका के नहीं, बहुत प्यार प्रेम और स्नेह से बनाने का काम करना। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत
पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उज्जवल सिंह लोहान जी, पूर्व में रहे विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, पूर्व में बादल से रहे विधायक नरेश प्रधान जी, महिला की प्रदेश की अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, पार्टी की प्रदेश की राष्ट्रीय महासचिव सुनैना चौटाला जी, वीसी सेल के संयोजक जय कुमार जी, एससी सेल के संयोजक बेन मुंडे जी, महिला की जिला की अध्यक्ष संतरो जागलान जी, युवा के जिला के अध्यक्ष भाई प्रदीप नैन जी, हल्का जीत के अध्यक्ष पप्पू रेणु जी, दरवाड़ा के अध्यक्ष अंग्रेज नैन जी, उचाना के अध्यक्ष सुमेश लोहान जी, सफेदों के अध्यक्ष जोगिंदर कालवा जी और जुलाना के अध्यक्ष श्री सतीश नैन जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के अलग अलग शहरों के सभी जिला के संयोजकगण और पार्टी के बहुत ही प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण आज इस कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला जीत के सभी वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले मैं अपनी बात संपूर्ण से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सारा दिन हर व्यक्ति जब भी फुर्सत मिलती है वो टेलीफोन के ऊपर देखता है कि देश में प्रदेश में लाइव क्या चल रहा है और इस बात की भी जानकारी लेता है कि आज पूरे दिन में कहां पे क्या क्या हुआ। अब क्योंकि हमारी मीटिंग है और जिले की मीटिंग है, इस जिले की मीटिंग का प्रसारण भी पूरे प्रदेश में होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोगों को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिन जिला की बैठक में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और बहुत उत्साह के साथ है, बहुत जोश के साथ है और हमारे विरोधी विशेष रूप से इस चीज को देखें ताकि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि आने वाला कल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में है। इसके लिए मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सारा दिन सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया पे रील बनाते हो। ये जो हमारी मीटिंग है ये भी तो प्रदेश भर के अंदर लाइव जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। फोन निकालो, सब अपने अपने फोन निकालो। ये माताएं बहनें भी सारा दिन टेलीफोन पे लगी रहती है, तुम भी बिजली तुम भी अपने फोन निकालो और इसको लाइव चलाओ ताकि आपके गांव में, आपके घर बैठे लोग भी देखें कि आप मीटिंग में कोई चेक नहीं बैठे। मेरे से पहले जो बोलने वाले वक्ता थे उन सब साथियों ने बड़े विस्तार से आपके सामने इस बात की चर्चा करी कि आज देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। इस 10 वर्ष में बीजेपी, जेजेपी और बीजेपी की केंद्र की सरकार ने किस तरह के हालात लोगों के बीच में रह रखे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अगर मैं इन्हीं बातों को दोबारा आपके बीच में दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वायदे किए थे,
देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपए दूंगा। कांग्रेस जो काला धन लूट करके इस देश से विदेश में लेकर के जमा कराया, उसे वापस लाऊंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जमा करा दूंगा। युवा साथियों का वोट मिले, उनको कैसे भ्रमित किया जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। 10 वर्ष बीत के 10 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला। इसी तरह माताओं और बहनों से कहा था गैस का सिलेंडर वो खरीद दूंगा, चूल्हे से मुक्ति दिलाऊंगा। किसान से कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। और उसके साथ साथ कहा था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। अनेक ऐसे वायदे किए थे और अब एक नया नारा दे दिया। वो वायदे तो पूरे नहीं किए, वो तो केवल बरगलाने के लिए थे, वोट लेने के लिए थे, सरकार बनाने के लिए थे। अब नया नारा दिया है 400 पार करेंगे। 400 पार करने वालों की हालत ऐसी है कि उनके पास अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं, उनके पास अपने कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिनके ऊपर वो ये भरोसा करे कि हम इनको अपना उम्मीदवार बना करके टिकट दे करके लोगों के बीच में भेज दें। आपके सामने है उदाहरण के तौर पे सरसा के अंदर जो इनका उम्मीदवार बनाया गया है, वो पहले कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस के बाद जब कांग्रेस से निकाल दिया गया तो फिर उसके बाद अपना मोर्चा बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली। जब लगा कि इसके साथ कोई लोग विश्वास नहीं कर रहे तो फिर टीएमसी में चले जाए, ममता की जो पार्टी है उसका अध्यक्ष बन गया। टीएमसी का कोई आधार नजर नहीं आया तो आप पार्टी में चला गया। आप पार्टी पंजाब में जीत गई, उसने सोचा आपने जाकर दाव बनाया और आपका जब जनाधार बनता नहीं दिखा हरियाणा में तो फिर भाजपा में आ गया। ये भाजपा में जब शामिल हो गया था उसके बाद सरसा के अंदर एक शादी थी हमारे मिलने वालों, उसने मुझे भी आमंत्रित कर रखा था, ये भी उस शादी में पहुंच गया। जब शादी में मुझे मिला तो मैंने पूछा, मैं तंवर साहब चुनाव लड़ोगे? तो कहने लगा कि पार्टी ने टिकट दे दी तो लड़ लूंगा। और मैं बोला टिकट नहीं मुझे देख रहा था, बोला अगला दरवाजा देखूंगा। अगले दरवाजे का मतलब था फिर तो मैं आपकी पार्टी में भी आ सकता हूं। मैं बोला कि हमारे दरवाजे में भाई इतने कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर के खोल के उसमें बढ़ जाए। हमको अपने पार्टी के उस साथी को टिकट देंगे जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे। हम उसे टिकट देंगे, हम उसे सम्मान देंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि नरवाड़ा के लोग भी बैठे हैं, नरवाड़ा वाले उसको जिताने में कोई कोई कसर भी नहीं छोड़े। इसी तरह कुरुक्षेत्र का ले लें, ये नवीन जिंदल जो है 35 मिनट पहले तक कांग्रेस पार्टी में था। मेरे पहले महाराज जी ने बताया कि किस तरह से ईडी ने इनको डरा करके भाजपा ज्वाइन कराया। इसको भाजपा के दफ्तर में ईडी के अफसरों से फोन करके बुला लिया। इनकी कोई मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन बुला करके इसको कहने लगे पार्टी ज्वाइन कर। उससे पहले का एक वाक्य आपके सामने रखता हूं। 2014 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और ये जिंदल कांग्रेस से लड़ रहा था। जब ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में जनसभा करने आए और उस जनसभा में जो भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे मैंने तिजोरी के अंदर पैसा देखा है। ये भी कह रहे थे कि मैंने तिजोरी में गहने देखे हैं, सोना चांदी देखा है। लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी है देश के अंदर जिसमें कोयला भरा हुआ है। उसका सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था, क्योंकि नवीन जिंदल जो कोल के काम में लगा हुआ था, कोयले के खादान ले रखे थे और खादान लेकर के
40,000 करोड़ का ब्लैक कर लिया कोयले से, जमा कर लिया। मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार बना दे कि कोयला चोर जो है हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक एक पाई वसूलेंगे और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। सरकार बन गई, लेकिन कोयला चोर को अंदर देने की बजाय, पैसा वसूलने की बजाय उसे चंदा ले लिया, और चंदा भी बॉन्ड के रूप में ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खुलासा किया कि अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 12,060 करोड़ रुपया चंदे के रूप में लिए हैं। ऐसे लोगों से पैसे ले लिए, ऐसे लोगों को फिर छोड़ दिया। अब जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर उसको बुला करके का पार्टी ज्वाइन कर, ईडी के दर से पार्टी ज्वाइन कर ली। एक वॉशिंग मशीन रखी आजकल कांग्रेस वालों ने अपने दफ्तर के अंदर। जो कोई इस तरह के लोग जो बेईमान है, ठग है, जिनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, जिनसे देश को लुटाना चाहते हैं, उनको उस मशीन में डाल देते हैं। 35 मिनट घुमाते हैं उस मशीन में, और उसके बाद बाहर निकालते हैं तो कहते हैं ये कोयला चोर तो कोई नहीं उड़ गया। फिर कोई नूर बना करके लोगों के बीच में भेजते हैं। मैं कुरुक्षेत्र के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के, सरसा के 9 में 9 जाकर के आए। कल रोहतक और झज्जर की मीटिंगें थी, आज आपके हिसार लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग थी। जब हम गए वहां पे तो मैं और माजरा जी दोनों थे। वहां आम लोगों की एक भावना है कि जिस चोर को, कोयला चोर को कोई नूर बना करके भेजा, उसको रात में तब्दील कर देंगे। जो लोग कहते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो उसका कोई जन आधार नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 सीट 100% जीत रहे हैं आज की तरह। आप तो कुरुक्षेत्र में आपके साथ किसी का मुकाबला है, और ना ही साथ में सरसा में कहीं कोई आपके नजदीक है। दोनों सीटों इस साल की मीटिंग में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो भी देखने लायक था। कांग्रेस जब तक उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर पाई, बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है मान करके चलो, मुझे लगता है बीच में मैदान छोड़ करके जाएगा, सीट बदली जाएगी तो नया आएगा। सोशल मीडिया पे लगातार खबर चल रही है कि रणजीत सिंह को हो सकता है इनकी जगह कोई और उम्मीदवार दे दिया जाए। अब ये लड़ा भी दिया तो आपको याद होगा 1998 में भी एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 80,000 वोट मिले थे, जमानत हुई थी, जमानत करा करके लोगों ने भेज दिया। हरियाणा का आदमी जो है इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि चौधरी रणजीत सिंह ने भी चौधरी देवीलाल की पीठ में छुड़ा दौड़ने का काम किया। आपको याद होगा जब सन 1987 के अंदर सरकार बनी और चौधरी देवीलाल ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त देश के लोगों ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया, सारे मेंबर पार्लियामेंट। ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बीपीसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, और इसलिए बनाना चाहता था कि चौधरी देवीलाल को चीफ मिनिस्टर रखा जाए। चौटाला साहब की यह सोच थी कि चौधरी देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बने, और चौटाला साहब इसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे चौधरी रणजीत सिंह। लेकिन इसकी सोच ही और थी, ये तो कहीं अपने दाव में लगे हुए थे। इसलिए उस 89 में सरकार को तोड़ने के लिए भी दिल्ली के होटलों में षड्यंत्र रचे जाते थे। आज भी लोगों को अच्छी तरह से याद है कि अगर ऐसे लोग कहीं सत्ता में आगे बढ़ गए तो आने वाले समय में प्रदेश को लूट करके खा जाएंगे, कमजोर कर देंगे। इसलिए लोगों ने वहां फैसला कर रखा है। और आपका जींद जिला तो 3 लोकसभा क्षेत्र के साथ लगता है, तो 3 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और जींद ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम किया। आपका उचाना हिसार के साथ लगता है, नरवाना सरसा के साथ लगता है, सफीदो हो गया, जींद हो गया, जुलाना हो गया, ये तीनों सोनीपत के साथ लगते हैं। हम 6 अप्रैल को चौटाला साहब से मिलेंगे। 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल की
पुण्यतिथि है। कुंडू साहब ने आपसे अपील भी करी है कि चौधरी देवलाल का जो स्टैच्यू है उसको प्रसारित सुबह 8 बजे 6 तारीख को इकट्ठे हो। और हम 6 को चौटाला साहब से जब मिलेंगे तो उनको सारी बातों से अवगत कराएंगे कि पार्टी की कार्यकर्ताओं की कहाँ किस किस को चुनाव लड़ाने की इच्छा है। फिर चौटाला साहब जो फैसला करेंगे हम सब मिलकर के उसकी मदद में लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, जिन जिले की रिश्तेदारी कुरुक्षेत्र में भी है, आपकी मेरी ख्याल क्या तब तक का जो इलाका उसमें सारे में रिश्तेदारी है। जहाँ आपके कोई रिश्तेदार बैठे हैं, जहाँ कोई भाईचारा है, जहाँ कोई दोस्त और मित्र बैठे हैं, उन सबसे भी आप निवेदन करें, अभी से उनको टेलीफोन कर दो। इस हाल में जितनी भी आपके नजदीक लगता हुआ इलाका जिसमें रिश्तेदारी है वहाँ पे भी करो। पूरे हरियाणा में जहाँ जो आपका जानने वाला उससे कहो कि इंडियन नेशनल पीपल पार्टी की मदद करो। आज हालात इस किस्म के हैं प्रदेश में कि लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी है, परेशान है, इसकी सरकार को बदलना चाहते हैं। मैंने जब 24 फरवरी से लेकर के 14 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा करी थी, जब 2000 से ज्यादा गांव में गया था, 4200 किलोमीटर से ज्यादा का जब सफर किया था, 6 महीने 11 दिन चला, मैंने बहुत नजदीक से सारी चीजों को समझने का काम किया। हरियाणा के लोगों में कितना बड़ा बदलाव है ये आप सोच नहीं सकते। मैं जब गया था तो हर व्यक्ति खुल करके ये कह रहा था, बच्चा, बूढ़ा, माताएं, बहनें जो मिला हुआ जब सरकार से बहुत दुखी है। कहीं पीने का पानी नहीं था, कहीं स्कूल में मास्टर नहीं थे, कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, सड़कें टूटी पड़ी थी, भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों के सामने बड़ी परेशानी थी। इस सरकार बनने के बाद किसान दुखी हुआ, मजदूर दुखी हुआ, व्यापारी दुखी हुआ, कर्मचारी दुखी हुआ, ये माताएं बहनें भी गैस के सिलेंडर के मुफ्त के चक्कर में परेशान हुई। आज हर व्यक्ति इसको बदलना चाहता है क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया, पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज इसके बीजेपी से तंग है। जहां बीजेपी से तंग है वहीं कांग्रेस पार्टी की आपस में जो विवाद है, अब जब 10 वर्ष कांग्रेस का राज है लोग उसको भी नहीं भूल पाए। अब जो आपसी विवाद, आपसी खींचातानी, उससे कोई विश्वास भरोसा नहीं करता। अब हर व्यक्ति का भरोसा आपकी पार्टी के ऊपर है। हर आदमी चाहता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाया जाए। सत्ता में अगर लाना चाहते हैं, आप मुझे ये बताओ, आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को विधानसभा में सत्ता में लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते तो आप सत्ता में लाना चाहते हैं तो सत्ता में जाना चाहते हो तो सत्ता के लिए अपना रास्ता खोलो। अब अगर लोकसभा के अंदर हम ज्यादा सीटों में जीत दर्ज करेंगे, अच्छा प्रदर्शन हमारा होगा, तो फिर आने वाले विधानसभा के 4 महीने के बाद जो चुनाव होंगे उसके अंदर तुम्हारी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अपना राज बनाने के लिए अभी से समय निकालो और गांव में जाकर के आपस में बैठ करके विचार विमर्श करो कि जिन लोगों ने हमारे लिए कीले रोपे थे उनकी कील काटनी है। कीले रोपी थी कि नहीं रोपी तुम्हारी? आज भी रोप ले। जगह जगह पे आज भी किसान कैसे कम हो इसके लिए बैरिकेड्स लगा रखे। जहां बीजेपी का सफाया हो गया वहां कांग्रेस पार्टी की पोल भी खुली। मैं हमेशा एक बात कहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए, अनेक मैंने उदाहरण दिए कि कैसे राज्यसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की मदद की, कैसे अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वोट लिया और कैसे विनोद शर्मा के लड़के को एमपी बनाने के लिए अपनी बार फिर भाजपा की मदद की। मदद बीजेपी ने की, कांग्रेस ने की, नाम मेरा लेते हैं, कहते हैं अभय सिंह मेरा है। अभय सिंह तो केवल एक सोच रखता है सारा। जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथ से लूटने का काम किया है उनको कैसे सत्ता से बाहर किया जाए। अभी का ताजा उदाहरण बताता हूं, जब इन जेजेपी वालों को सत्ता से निकाल रहे थे, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति को भेजा गया
और रात को आकर के मुझे मिल करके कहने लगा कि अवश्य जी हम चाहते हैं आपको कोई बड़ा पद मिले, आपको बड़ा सम्मान मिले। मैंने उससे पूछा कि मैं तेरी बात समझा नहीं। मुझे इस बात का तो एहसास था कि इनकी रान कटने वाली है, लेकिन मैं उसकी बात को कहा बताओ क्या बात है। कहने लगे कि आप सरकार का समर्थन कर दो, लिख करके दे दो, हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं बोला किसी और ने राजी कर लो, मैं तो बनूंगा तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, नहीं खड़ा झंडा लेकर। जो लोग मेरे को बीजेपी के साथ खड़ा मानते हैं, अब उनकी पोल खुल गई विचारों की। राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश में आग लगाने का काम किया। 3536 जात के नाम पे हमें बांटने का काम हुआ था। जगह जगह राजकुमार सैनी को सरकार की तरफ से भेजा गया था कि तू जाकर के 3536 जात का नारा लगा। लोगों को कस्में खिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी, लेकिन हमने हर वक्त एक प्रयास किया कि किसी तरीके से 3536 जात में हरियाणा पट्टी की बजाय भाईचारा ज्यादा मजबूत हो। अब पिछले दिनों जिस राजकुमार सैनी ने पूरे प्रदेश में आग लगाई, उसी राजकुमार सैनी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई। पहले जयप्रकाश को दूत के रूप में भेजा, उसने जाकर के बात करी। फिर इसको दिल्ली घर पे बुलाया गया और दिल्ली के घर पे बुला करके आधा घंटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और राजकुमार सैनी ने बैठक की। उसके बाद राजकुमार सैनी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के कांग्रेस के हेडक्वार्टर में भेज दिया कि जाओ और जाकर के समर्थन दिया। समर्थन दिया कि नहीं दिया राजकुमार सैनी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ऐसे पत्रकार साथियों ने जाकर के पूछ लिया कि हुड्डा साहब, राजकुमार सैनी ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया, वो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हुड्डा ने उस आंदोलन से दूरी बना करके रखी थी, कभी एक भी जगह पे जहां आंदोलनकारी बैठे थे नहीं गया। और मैं विपक्ष का नेता होते हुए भी जहां जहां आंदोलन कर रहे थे, जहां जहां लोगों ने धरने दे रखे थे, सबके अंदर शामिल होकर क्या खुल करके समर्थन देकर के आया। जहां मैंने समर्थन दिया वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस आंदोलन से बचता है। उसने सोचा कि कहीं तेरे जुम्मे केवल और केवल जात की बात ना लगे, और मैंने खुल के कहा था कि मैं राजनीतिक व्यक्ति बाद में हूं, मैं सामाजिक और अपने समाज का पहले हूं। मैंने कहा था कि मेरे समाज के लोगों को कोई अगर गाली दे, कोई अगर उसको बेइज्जत करने का काम करे, कोई उसको दबाने का काम करे, हम राजनीति में ठोकर मारेंगे और समाज के साथ खड़े होकर के जब तक समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। जब जाकर के हुड्डा से ऐसे साथी ने पूछ लिया कि हुड्डा साहब बताओ, तो हुड्डा कहने लगा कि मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं जाऊंगा कांग्रेस के लोगों से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि ये फैसला ठीक नहीं है, इसको बदला जाए। राजकुमार सैनी से पत्रकार मिलने चले गए, पूछने चले गए, तुम बताओ राजकुमार जी हुड्डा से बात हुई नहीं है? उसने पोल खोल दिया। उसने सीधा कहा कि 10 दिन पहले मेरे पास जयप्रकाश आया, आकर के उसने मेरे से बात करी कि आप हुड्डा साहब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। कहने लगा, मैंने कहा कि मैं आपसे नहीं, बड़े नेताओं से बात करूंगा। और फिर बड़े नेताओं के साथ बातचीत कराई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजकुमार को अपने घर बुलाया। राजकुमार ने ये बात अखबारों में कही, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों के सामने कही। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सांप सूंघ गया, फिर उसने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। मतलब झूठ बोल करके भी किसी तरह से लोगों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करना चाहता था। अब स्पष्ट हो गया, इसको तो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जैसे वो उसको आदेश करती है मानना है। ये डरता ईडी से। ईडी वालों ने इसको इन दिनों में कई नोटिस दिए, और जब से केजरीवाल को अंदर किया तब से तो और ज्यादा जो है इस बात का इसको भय हो गया कि 13 नंबर लगने वाला है। मेरे से केजरीवाल के बारे में पूछा, आप लोगों के बीच में भी इस तरह की बातें कही जाएगी, केजरीवाल के साथ बड़ा अन्याय हो। आप पूछ लेना, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि चौटाला साहब को
तिहाड़ की जेल भेज दिया जाए। कोई भी सजायाफ्ता व्यक्ति होता है किसी भी स्टेट में किसी स्टेट का जा सकता है। हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि हरियाणा की जेल में आए लेकिन बठिंडा चले जाए। इस केजरीवाल ने फाइल मंगा करके उस फाइल को रद्दी के बस्ते में डाल दिया। बारी बारी जब इससे कहा गया कि फाइल निकालो, प्रकाश सिंह बादल ने टेलीफोन किया, नीतीश कुमार ने उस वक्त इसको टेलीफोन किया, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं। अब जब अंदर चला गया तो मेरे से कई लोग पूछा कि आप इसके बारे में क्या करोगे। मैंने कहा जो जैसा करेगा वैसा करेगा। और देखो किस्मत की बात है, जिस बैरक में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 7 साल काटे उसी बैरक में ठोक दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि आज हर आदमी आपके साथ है, हर आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। तो मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि आज से जाकर के हर साथी से संपर्क करो और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अगला राज बने। इसके लिए लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा वोट लेने का काम करो, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार निकालने में अपनी बड़ी भूमिका निभाओ। यही बात आपसे कहने आया था, आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।